Hello everyone, we are reading the chapter number 3 of history for class 8th and in this particular chapter we have already read कि किस तरह से कंपनी को जो दीवानी है वो मिल गई थी बंगाल की और बंगाल में उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। रेवेन्यू सिस्टम को इंक्रीज़ किया ताकि कंपनी की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद एक सिस्टम लेकर आए वो जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा इन द ईयर 1793 में। वो सिस्टम क्या था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो, जिसमें रेवेन्यू फिक्स था और कंपनी ने उसके तहत ये कहा था कि कभी इन फ्यूचर भी ये जो रेवेन्यू है ये रिवाइज़ नहीं किया जाएगा, इट इज़ फिक्स्ड परमानेंटली। बट ऐसा नहीं हुआ। इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां उनको नज़र आने लगी जो कि हमने लास्ट पार्ट में कवर की हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या क्या कमियां थी? कमियां ये थी कि एक तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई था। द पीजेंट वर अनएबल टू पे द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड जो पीजेंट्स हैं वो भी अनेबल थे, प्लस ज़मींदारों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनका रेवेन्यू ऑलरेडी इतना हाई था। उसके बाद जब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के प्राइस थोड़े से इंक्रीज़ हुए, जब मार्केट थोड़ी सी अच्छी हुई और किसानों ने इनकम आनी शुरू हुई उनके पास, तो अंग्रेज़ों को लगा कि हमने जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम दे दिया है, यानी फ़िक्स्ड रेवेन्यू का जो सिस्टम हमने चलाया है, इससे हमारी इनकम में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि रेवेन्यू जो है वो फ़िक्स ही रहेगा और हमारे पास भी फ़िक्स इनकम आती रहेगी। लेकिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं तो हमारे पास भी कुछ और इंक्रीज़्ड रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था इस सिस्टम के तहत। तो एक नया सिस्टम लाया गया इसी के कारण, और वो नया सिस्टम क्या था वो आज के पार्ट में हम लोग रीड करने वाले हैं। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could the revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet the expenses of administration and trade? तो यही जो आर्ग्यूमेंट्स है वो रखे गए ब्रिटिशर्स के द्वारा कि कोई भी रेवेन्यू या कोई भी जो उनका रेंट है वो फिक्स कैसे हो सकता है जबकि कंपनी के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और क्योंकि कंपनी के खर्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसीलिए रेवेन्यू भी डिवाइज़ होना चाहिए, उसको भी एक बार रिवाइज़ करना चाहिए। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसीज मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज़ नाउ इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया में एक और नया सिस्टम डिवाइस किया गया। वो क्या था? एन इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ड मैकेंजी। आपने ये नाम याद रखना है, होल्ड मैकेंजी। इन्होंने ही नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, होल्ड मैकेंजी, और इन्होंने ये सिस्टम लाए थे 1822 में। मैं आपको याद दिलवा दूँ कि पिछला जो सिस्टम था वो 1793 में आया था और ये न्यू सिस्टम जो रिवाइज़ हुआ ये 1822 में रिवाइज़ किया गया होल्ड मैकेंजी के द्वारा। He felt that the village was an important social instrument in the northern Indian society and needed to be preserved. इनको लगा कि गांव जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं। अगर हम रेवेन्यू रिवाइज़ करना चाहते हैं तो गाँवों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। और क्या किया गया, क्या सोल्यूशन निकाला गया? इनकी डायरेक्शन के अंडर कलेक्टर को अपॉइंट किया गया हर जगह। कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड द राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कलेक्टर्स को ये ड्यूटी सौंपी गई कि वो गांव-गांव जाएं, वहाँ की लैंड को मेजर करें कि कितनी लैंड है और कितना रेवेन्यू आना चाहिए, ताकि वो एस्टीमेट लगा पाएँ कि पूरे गांव से उनको कितना रेवेन्यू मिल पाएगा। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन द विलेज वॉज एडिड अप टू द सर्कुलेट रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। तो यहाँ पे गाँव को महल कहा गया है, तो इसीलिए इस सिस्टम का नाम जो है महलवाड़ी पड़ा। तो ये कलेक्टर की जॉब क्या थी? कलेक्टर की जॉब ये थी कि वो गांव-गांव जाकर ये देखेगा कि कितनी रेवेन्यू देने वाली ज़मीनें हैं, उनको मेजर करेगा, टोटल रेवेन्यू जो है काउंट करेगा कि इतना रेवेन्यू आना चाहिए एक गांव से कंपनी को। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। अब इस सिस्टम के तहत क्या चेंज हो गया था? जो रेवेन्यू था वो रिवाइज होगा पीरियडिकली, उसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया, यानी वो टाइम टू टाइम उसको बढ़ाते रहेंगे और जो रेवेन्यू है वो परमानेंटली फिक्स नहीं होगा। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड, लेकिन
अब कलेक्टर की जॉब तो थी कि उसने मेजर कर लिया सारे गांव की ज़मीन को और जो रेवेन्यू है उसको एस्टिमेट कर लिया, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है वो कौन करेगा, वो करेगा विलेज हेडमैन। तो ऐसे ही उनको चार्ज दिया गया विलेज हेडमैन को दैट दे हैव टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड गिव इट टू द company. Paying the charge of collecting revenue and paying it to the company was given to the village headman. I have already told you, rather than the zamindar, the system came to be known as महलवाड़ी system. Permanent settlement system में हमने देखा था कि जो ज़मींदार था वो रेवेन्यू दिया करता था कंपनी को, और ये महलवाड़ी जो सिस्टम है इसमें रेवेन्यू कौन पे करेगा, विलेज हेडमैन। और इस सिस्टम को कहा गया महलवाड़ी सिस्टम। तो आपको बार बार मैं याद करवा रही हूँ कि इस सिस्टम को रिवाइज़ किया गया था, दोबारा से इसको लाया गया था रेवेन्यू सिस्टम को, लेकिन इसको अप्लाई किया गया था यूपी के कुछ पार्ट में। और जो रिवाइज़ करने वाले थे वो थे हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने इस सिस्टम को इफ़ेक्ट में लाए थे वो 1822 में। और इस सिस्टम के तहत कलेक्टर की ड्यूटी ये थी कि वो लैंड को मेजर करेगा और एस्टिमेट करेगा कि एक गांव में से उनको कितना रेवेन्यू मिल सकता है, और उसके बाद जो है विलेज हेडमैन की ये ड्यूटी लगाई थी कि वो जो है सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देंगे। और इस सिस्टम को कहा गया महलवाड़ी सिस्टम, एंड महल का यहाँ पर मीनिंग है विलेज। उसके बाद आते हैं हम थर्ड सिस्टम पे। जो थर्ड सिस्टम चलाया गया था वो चलाया गया था साउथ इंडिया में। अभी तक जो सिस्टम हमने देखे वो देखे बंगाल में और यूपी में। सो दिस सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द साउथ इंडिया। In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system was devised, came to be known as रोयतवारी system. तो रेयतवार जो है किसान को बोला गया है यहाँ पे, और रेयतवाड़ी सिस्टम इस सिस्टम का नाम था। It was tried on small scale by Captain Alexander Reed, and तो ये जो है कुछ जगहों पर कैप्टन थे अलेक्जेंडर रीड उनका नाम था, उन्होंने चलाया था सम ऑफ एरिया दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान। ये मैसूर के उन क्षेत्रों में चलाया था कि जो टीपू सुल्तान से कुछ एरिया जो उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, उन एरियाज़ में इस सिस्टम को चलाया गया था। और किसने चलाया था, रीड ने। सबसीक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, और एक और पर्सन का नाम है इस सिस्टम को डेवलप करने में, वो है थॉमस मुनरो। तो यानी हम कह सकते हैं थॉमस मुनरो और रीड जो है ये सिस्टम लेकर आए थे इंडिया में, जो कि एक नया रेवेन्यू सिस्टम था साउथ इंडिया का। दिस सिस्टम वॉज जनरली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड दे हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रायोट्स। तो ये कहा गया इस सेटलमेंट में ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि हमें जो भी हमें सिस्टम बनाना चाहिए वो डायरेक्टली बनाना चाहिए, कि हमें बीच में किसी को नहीं रखना है। हम डायरेक्ट कल्टीवेटर जिनको यहाँ रायोट्स बोला गया है, उनसे हमें टैक्स कलेक्ट करना होगा। हु हैड केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। तो उनको केयरफुली सर्वे किया जाएगा कि एक एरिया में कितने किसान हैं और उनके पास कितनी ज़मीनें हैं, उसके हिसाब से उनसे रेवेन्यू ले लिया जाएगा। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as a parental father figure protecting the riots under their charge। तो अब जो है मुनरो ने या ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ऐसा एक्ट किया था कि जैसे वो एक फादर फिगर हैं इंडियन रॉयट्स के लिए, इंडियन पीजेंट्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। All was not well. Within a few years after the new system was imposed, it was clear that all was not well with them. तो ये क्लियर हो गया था कि इंडियन पीजेंट्स के साथ सब कुछ सही नहीं है। ड्रिवन बाय द डिज़ायर ऑफ इंक्रीज इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई आर रेवेन्यू डिमांड। तो जैसे जैसे उनको लगता था वो बार बार रेवेन्यू को इंक्रीज़ करते रहते थे और उससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती थी। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे एंड रॉयट्स फ्लड द कंट्री साइड। जो पीजेंट्स थे उनके अब उनमें उतने समर्थ ही नहीं थे, उतने एबल ही नहीं थे कि वो इतना रेवेन्यू पे कर पाएँ, और जो रॉयट्स थे उन्होंने गांव छोड़कर जाना शुरू कर दिया। एंड द विलेजेस बिकम डेजर्टेड। तो विलेज क्या हो गए, डेजर्टेड हो गए, वीरान हो गए। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल हैड इमेजिन दैट न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू रिच एंटरप्राइजेस फार्मर,
बट दिस डिड नॉट हैपन। अब उन्होंने सोचा तो ये था कि भारत का किसान इससे बहुत ही अमीर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बद से बदतर सिचुएशन हो गई। उसके बाद हम आते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स फॉर यूरोप में हम देखेंगे कि अब ये तो था सिर्फ रेवेन्यू सिस्टम की, क्या कैसे रेवेन्यू वो कलेक्शन हो रही थी। उसके बाद हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक, जिसमें हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर क्रॉप थी जो अंग्रेज़ जो हैं खेतों में उगाना चाहते थे। अभी तक तो बात आ रही थी रेवेन्यू की या रेंट की, अब बात आई है फसलों की कि कौन सी फसल वो चाहते थे इंडियन फील्ड्स में उगे। So let's read. The British also realized that the countryside could not be only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. अब उन्हें लगने लगा था कि क्यों ना ये अपने खेतों में वही फसल उगाएं जो कि यूरोप को रिक्वायर्ड हो, जो यूरोप में चाहिए। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. तो दो फसलों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि इन फसलों की जो खेती है वो इम्प्रूव होनी चाहिए इंडिया में। वो फसलें कौन कौन सी थी? ओपियम एंड इंडिगो। इंडिगो नील की खेती है और ओपियम जो है अफीम की खेती होती थी। In the century half that followed, the British persuaded and forced cultivators in various parts of the India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces. तो ये कुछ फसलें हैं, ये आपको याद रखनी है कि कौन सी प्रोविंसेस में, कौन से एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती थी। तो जूट उगाया जाता था बंगाल में, टी उगाई जाती थी आसाम में, अभी भी उगाई जाती हैं। शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको हम उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, एंड व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड राइस इन मद्रास। तो ये कुछ मुख्य फसलें थी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ की जो उस समय उगाई जा रही थी। How was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. तो अब जो है ब्रिटिशर्स कुछ और चाहते थे, उन्होंने बहुत ही वैरायटी ऑफ मेथड्स दिए हैं कि ताकि हमारी जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है वो एक्सपैंड हो जाए। तो अब एक क्रॉप के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में हम, वो क्रॉप है इंडिगो की क्रॉप। तो उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है वो हम रीड करेंगे। डज कलर हैव हिस्ट्री? सो डेफिनेटली इस कॉन्टेक्स्ट में तो हमें लगता है कि कलर के पास हिस्ट्री होती है, कलर की हिस्ट्री होती है। तो हमें दो पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक पिक्चर है कलमकारी प्रिंट ऑफ 12th सेंचुरी इन इंडिया। ये कलमकारी बहुत ही फेमस प्रिंट है इंडिया का, जो कि आंध्र प्रदेश के एरिया में किया जाता था। और ये जो दूसरा प्रिंट आप देख रहे हैं ये है मॉरिस कॉटन प्रिंट। और इनमें दोनों प्रिंट्स में एक ख़ास बात है, वो है ब्लू कलर। दोनों प्रिंट्स में आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, और मॉरिस की पेंटिंग में भी आपको ब्लू कलर दिखेगा और इंडियन कलमकारी पेंटिंग में भी आपको ब्लू कलर दिखेगा। तो ये ब्लू कलर का ही सारा खेल है। Let's read about that. Figure 5 and 6 are two images of cotton prints. The image on the left shows a kalamkari print created by the weavers of Andhra Pradesh of India. So इंडिया के आंध्र प्रदेश के कुछ वीवर्स थे जो एक कलमकारी प्रिंट प्रोड्यूस करते थे। बहुत ही खूबसूरत प्रिंट होता था, बहुत ही सुंदर इसके कलर्स होते थे, और आंध्र प्रदेश के जो वीवर्स थे वो इस प्रिंट को बनाते थे। On the right is floral cotton print design and produced by विलियम मॉरिस। और अगर हम राइट में देखें तो उस वहाँ पे भी एक फ्लोरल डिज़ाइन है ब्लू कलर का, जो कि बनाया है विलियम मॉरिस ने, जो कि बहुत ही फेमस पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, पोएट थे। Of 19th century Britain, there is one thing common in the two prints. Both use rich blue color commonly called indigo. तो दोनों पेंटिंग्स में क्या कॉमन है? वो कॉमन है इंडिगो कलर, कॉमन है दोनों में, उस कलर का यूज़ किया गया है। द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड इंडिगो। जो ब्लू कलर का यूज़ इन दोनों पिक्चर्स में किया गया है वो कहलाता है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस किया जाता था इंडिगो प्लांट से। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई used in the Morris print in the 19th century Britain was manufactured from indigo plant cultivated in India.
यानी ब्रिटेन में जो ब्लू कलर यूज़ किया गया है मॉरिस की पेंटिंग में, उसको कहाँ कल्टीवेट किया गया है, उसको कहाँ उगाया गया है, इंडिया में। यानी इंडिगो प्लांट से एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर बनता था जिसको यूज़ किया जाता था, हम कह सकते हैं क्लॉथ प्रिंटिंग में उसको यूज़ किया जाता था। तो वही ब्लू कलर की यूरोप में बहुत डिमांड थी उस समय, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो जिस समय की ये बात हो रही है उस समय इंडिया जो है बिगेस्ट सप्लायर था इंडिगो का, यानी इन भारत में जो इंडिगो का प्लांट था या इंडिगो का जो कलर बनता था वो विश्व में प्रसिद्ध था उस समय। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। ऐसा क्या था इंडियन इंडिगो में कि वो वर्ल्ड फेमस था, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय। होपफुली आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।